नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SU टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में हरियाणा सरकार के हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स 2016 डिस्कस करने शुरू किए, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर किया था, जिसके तहत इन रूलों की प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस और जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस पर एज ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस एवं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में प्रकाश डाला था। आज हम उससे आगे की बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप मुझे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी बताई गई बातें जो कि केवल और केवल हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफाई किए हुए हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2016 जो कि 19 जुलाई 2016 से लागू किए गए हैं, नोटिफाई किए थे, उन पर आधारित ही हमारी चर्चा का विषय रहेगा। क्योंकि हम इन रूलों की केवल इंटरप्रिटेशन ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो कि सही मायने में क्या इंटरप्रिटेशन बनती है वही हम समझने की कोशिश करते हैं। बाकी कार्यालयों में, हरियाणा सरकार के कार्यालयों में जो समय समय पर जैसे जैसे भी अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले डिसाइड किए जाते हैं, उन पर निर्णय किया जाता है, वो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के विवेक के अनुसार ही होते हैं। मेरा प्रयास केवल हरियाणा सरकार के हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 में जो प्रावधान है उन पर चर्चा करने तक ही सीमित है, जो कि मैं सरकार द्वारा नोटिफाई किए हुए ओरिजिनल रूल पर ही करता हूं और ये उन रूलों का प्रारूप है। तो इनसे बाहर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो इन रूलों में प्रावधान है केवल उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। आइए हम आगे इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने मेडिकल एग्जामिनेशन पर चर्चा कर रही की थी, उसमें एक दो बातें रह गई थी जो कि मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी जारी करेगा वो सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मे पर ही करेगा, जो कि एनेक्चर 2 पर दिखाया गया है। एनेक्चर 2 मैं आपको दिखा देता हूं कि वो मेडिकल का प्रोफॉर्मा क्या है। ये एनेक्चर 2 है दोस्तों, ये एनेक्चर 2 है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और 2। इसके अलावा दोस्तों, जब एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस हो जाती है तो कर्मचारी को पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं। उस बारे में रूल 11 में प्रावधान है, ड्रायल ऑफ पे एंड अलाउंसेस विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा होता है
कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ज्वाइन करा लेती है कर्मचारी को, उसके अपॉइंटमेंट लेटर में ये कंडीशन डाल देती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ज्वाइनिंग के बाद भी दिया जा सकता है। उस मामले में उसको ज्वाइन कराने पर, विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन के ज्वाइन कराने पर कितने दिनों तक पे एंड अलाउंसेस दिए जा सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान रूल 19 में किया है, जो कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दो अथॉरिटी का वर्णन हुआ है। एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता है, और दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी, में इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में, एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट के हित में, पब्लिक के हित में, विद रिकॉर्डेड रीजन, इन दोनों बातों का कारण राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे, अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर में जारी किया जाएगा। ऑथराइज द ड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेस फॉर ए पीरियड अप टू 2 मंथ, केवल 2 महीने के समय अवधि के लिए, सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस विद इन 2 मंथ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, उस व्यक्ति के लिए 2 महीने में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की शर्त के साथ 2 महीने तक उसको पे एंड अलाउंसेस ड्रा करने के लिए अथराइज कर दिया जाता है, विशेष प्रावधान करके उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिख कर। वो क्या है, किस आदमी के लिए, किस व्यक्ति के लिए? फ्रेश रिक्रूटेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ, जो 6 महीने से ज्यादा की नौकरी पर लगाया जा रहा है उसके लिए। और या फिर प्रमोटेड फ्रॉम नॉन गजेटेड पोस्ट टू गजेटेड पोस्ट एंड हु इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, फ्रेश, जो नॉन गजेटेड पोस्ट से गजेटेड पोस्ट पर पदोन्नति प्राप्त करने के उपरांत कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा नया, ताजा, फ्रेश, ताजा, बिल्कुल मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रमाण पत्र जारी करना बनता है। अंडर दीज रूल्स और एनी अदर रूल्स, इन रूलों में या किसी अन्य रूल में, इन रूलों में लिखा हुआ तब भी, या कोई अन्य रूल का हवाला दे करके ऐसा कहा जाता है तब भी। एंड इफ ही इज सब्सिक्वेंटली फाउंड मेडिकली अनफिट, his services shall be terminated or reverted to feeder post, as the case may be, after the expiry of the period of 1 month from the date of communication to him of the finding of the competent medical authority, in case no appeal for second medical examination is made by him during this period। कहता है कि जब मेडिकल अथॉरिटी उसको ये पाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कि ये अनफिट है सर्विस के लिए, उस मामले में उसकी जो मेडिकल अनफिटनेस है उसको बताना पड़ता है इन राइटिंग। पहले हमने डिस्कस किया है कि कम्युनिकेट करना होगा इन ब्रॉड मैनर, और 1 महीने के अंदर, अर्थात कम्युनिकेशन होने के 1 महीने की एक्सपायरी तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, यदि वो मेडिकल दोबारा कराने की एप्लीकेशन भी नहीं देता है, उस मामले में उसको, यदि वो डायरेक्ट रिक्रूटेड है तो टर्मिनेट किया जाएगा, यदि वो प्रमोटेड है तो उसको फीडर पोस्ट पर, जिस पोस्ट से प्रमोट होकर आया है वहां तक उसको पदोन्नत कर दिया जाएगा, पदावनत कर दिया जाएगा, अर्थात टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सॉरी, उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। टर्मिनेशन उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, और रिवर्सन प्रमोशन के केस में। If an appeal is made for second medical examination and is found unfit again, और यदि वह कर्मचारी जो अनफिट घोषित किया गया है मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, वो
पुनर्निरीक्षण की भी एप्लीकेशन देता है दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, और फिर भी वो मेडिकली अनफिट पाया जाता है, पुनः इस सर्विसेज बी टर्मिनेटेड और रिवर्टेड टू फीडर पोस्ट एज द केस में भी इमीडिएटली। उस स्थिति में कहते हैं तुरंत प्रभाव से उसको, यदि वो डायरेक्ट रिक्रूट है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, या वो यदि प्रमोट किया गया है तो उसको रिवर्ट कर दिया जाए। इट शैल क्लियरली बी स्टेटेड इन द इनिशियल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ऑर्डर एज द केस में भी। लेकिन ये रिवर्सल और टर्मिनेशन की बात उसके इनिशियली लेटर जो उसको अपॉइंटमेंट का दिया गया, स्टार्टिंग में जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसमें ये लिख देनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, या उसके प्रमोशन ऑर्डर में अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है या प्रमोशन ऑर्डर दिया गया है, उसमें ये लिखा होना अनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही डीडीओ के लिए भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी अवस्था में जब पहला पे बिल उसका बनाया जाता है तनख्वाह का, तो उस प्रथम पे बिल के ऊपर भी डीडीओ द्वारा, अर्थात आहरण अथॉरिटी जो है उसके द्वारा, जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है, उसके पहले बिल पर भी प्रमाणित किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा। क्या? ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट Number 1, the medical certificate of fitness has been obtained in the prescribed form from the competent medical authority in respect of the concerned government employee। दोस्तों, ये पहले प्रावधान नहीं था पुराने रूलों में। जो पंजाब सिविल सर्विस रूल्स के नाम से रूल थे 19 जुलाई 2016 से पहले, उनमें ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन अब ये नई प्रावधान जोड़ दिया गया है कि ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर एम्प्लॉय के प्रथम पे बिल के ऊपर ये सर्टिफाई करेगा क्या कि उसने प्रेस्क्राइब फॉर्म में मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है वो कर्मचारी से प्राप्त हो गया है। और दूसरा, he has been appointed without medical certificate of fitness with the approval of competent authority subject to production of the same within a period of 2 months as per provision laid down in rule 11 of this rule। या रूल 11 के अनुसार जो उसे competent authority के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो 2 महीने के भीतर उसको देना था, उसके अनुसार एग्जाम्प्ट किया गया है, उसको अप्रूवल दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ऐसा वो रिकॉर्ड करेगा उसके अपॉइंटमेंट लेटर या प्रमोशन ऑर्डर के आधार पर जो बात लिखी हुई है। इन दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रथम पे बिल पर डीडीओ द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, ये बातें थी कुछ मेडिकल की। अब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन का चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद इसी चैप्टर में रूल 24 में प्रावधान है, 24 में प्रावधान है कि वैक्सीनेशन एंड रीवैक्सीनेशन लिखा है, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल गेट हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड रीवैक्सीनेटेड एट एनी टाइम व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। कि जब कभी भी सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन कराने के लिए, टीकाकरण कराने के लिए बीमारियों का, जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका, जैसे कि कोविड का आजकल चल रहा है, इसका टीकाकरण कराने के लिए सरकार के द्वारा हिदायत दी जा रही है, तो वो कर्मचारी को या अधिकारी को करानी ही पड़ेगी, चाहे प्रथम बार के लिए या रीवैक्सीनेशन के लिए। एक बार वैक्सीनेशन होगी, उस दोबारा फिर किसी भी समय वैक्सीनेशन करानी है, उसके लिए यदि सरकार हिदायतें जारी करती है तो उनकी अनुपालना कर्मचारी को करनी होगी। अर्थात प्रत्येक कर्मचारी को वैक्सीनेशन या रीवैक्सीनेशन कराने की हिदायतों के अनुकूल टीकाकरण कराना होगा। नेक्स्ट है
रूल 25 होल टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट, के कर्मचारी या अधिकारी होल टाइम समस्त समय के लिए सरकार का की डिस्पोजल पर है। सरकार के कार्य जिस समय भी सरकार के द्वारा कहा जाएगा उसको करने होंगे, क्योंकि वो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, अर्थात 24 घंटे का कर्मचारी है, मना नहीं किया जा सकता। ये उसकी ड्यूटी में शुमार है। लिखा है अनलेस इन एनी केस इट बी अदरवाइज डिस्टिंक्टली प्रोवाइडेड, यदि भिन्न किसी प्रकार से भिन्नता दी गई है, भिन्न उसके अलावा यदि भिन्नता नहीं है तो ये मामला है, यदि भिन्नता दी गई है तो उसके अनुसार बात होगी। प्रोवाइडेड द होल टाइम ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट विच पेज हिम एंड ही मे बी एम्प्लॉयड इन एनी मैनर रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी without claim or additional remuneration, whether the service is required of him or such as would ordinarily be remunerated from union or state revenues or from the revenues of a local fund, कि वो कर्मचारी पूरे समय के लिए, होल टाइम के लिए, अर्थात पूरे दिन के लिए, 24 घंटे का है पूरा दिन, पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए वो सरकार का कर्मचारी है। कौन? जिसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा संघीय सरकार अर्थात केंद्रीय सरकार के खजाने से या स्टेट रेवेन्यू से या राज्य सरकार के खजाने से, रेवेन्यू से, प्राप्तियों से, या रेवेन्यू ऑफ लोकल फंड, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनका फंड से जो भुगतान पेमेंट का, उसका रिमनरेशन का हो रहा है, उन सभी वो सारे कर्मचारी सरकार के फुल टाइम, होल टाइम कर्मचारी हैं। उसके लिए वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग सकता, एडिशनल रिमनरेशन नहीं मांग सकता कि जी मेरा तो 8 घंटे का समय निर्धारित है और यदि मेरी ड्यूटी 8 घंटे के अलावा लगाई जा रही है तो उसके लिए मुझे रिमनरेशन एडिशनल दिया जाए, ऐसा वो मांग नहीं सकता। ये नियम का प्रावधान है। और दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये रूल संविधान की धारा 309 के अंतर्गत बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी रूप लिया होता है, अर्थात विधायिका द्वारा ये पारित किए जाते हैं। जो नियम विधायिका द्वारा पारित किया जाता है वो नियम केवल विधायिका ही बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। मैंने पिछले एपिसोड में बताया आपको, पिछली वीडियो में, कि इसकी पावर केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रखी हुई है बदलने की। इसको यदि बदला जाना है, किसी भी नियम को रद्द करना है या बदलना है, तो उसकी पावर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। फाइनेंस डिपार्टमेंट विधायिका से उसको चेंज या रद्द कराएगा, उसके बाद उसको नोटिफाई करेगा। तो यहाँ दोस्तों ये बताना जरूरी है कि ये नियम स्टैट्यूटरी हैं, मैंडेटरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन मैंडेटरी होती हैं, ये रूल हैं, धारा संविधान की धारा 309 में बने हैं, इसलिए ये स्टैट्यूटरी रूल हैं और ये अक्सर लागू होते हैं। इसके इंटरप्रिटेशन में अंतर आ सकता है, एक से दूसरे अथॉरिटी के इंटरप्रिटेशन में फर्क आ सकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन फिर उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी से करवाई जा सकती है। इसमें एक नोट दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज हेडक्वार्टर at the place of posting and shall not leave the headquarters without the prior approval of the officer in charge। जब हम होल टाइम एम्प्लॉय हैं तो हमारे ऊपर ये बंदिश है, रेस्ट्रिक्शन है कि जिस स्थान पर कंपिटेंट अथॉरिटी ने हमें ड्यूटी देने के लिए निर्देशित किया है, आदेश दिया है, हम उस स्थान को उस अथॉरिटी के कंपिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के बिना छोड़ नहीं सकते। वो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन बताई गई है? ऑफिसर इंचार्ज। जिस ऑफिस में जो कर्मचारी काम करता है उस ऑफिस का जो बॉस है, इंचार्ज है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता, जो कि उसका निर्धारित किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा।
इसके बाद कहा गया है दोस्तों रूल 26 में, विलफुल एब्सेंस इन ब्रेक इन सर्विस। विलफुल एब्सेंस इज ब्रेक इन सर्विस। जानबूझ करके, विलफुली जानबूझ करके कोई ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसको क्या समझा जाएगा? ब्रेक इन सर्विस। सर्विस में रुकावट, तोड़ना सर्विस का। ब्रेक इन सर्विस, उस पीरियड को, जितने पीरियड वो अपनी इच्छा से, बिना कंपिटेंट अथॉरिटी की अनुमति से, विलफुली जानबूझ करके एब्सेंट रहता है, उस पीरियड को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। इसके बारे में प्रावधान किया गया है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ एनी रूल्स ए पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस शैल बी डीम्ड टू कॉज एन इंटरप्शन ऑफ और ब्रेक इन सर्विस ऑफ द एम्प्लॉई अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, उस कर्मचारी के द्वारा किया गया एब्सेंट का पीरियड, जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड ना कर दिया जाए कि इसको रेगुलर ट्रीट किया जाए या छुट्टियों में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा डिसीजन कंपिटेंट अथॉरिटी जब तक नहीं ले लेती, तब तक उसका विलफुल एब्सेंस वाला पीरियड ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। आगे रूल है दोस्तों 27, ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेशन। नौकरी में इंडक्शन हो गई है, फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से स्थायी हो गया है। उस पर कुछ बंदिशें हैं, उसका एक ट्रायल लिया जाना है कि ये चाल चलन कैसा है, इसका कामकाज कैसा है। इन बातों की असेसमेंट करने के लिए एक प्रोबेशन पीरियड दिया गया है कि हर कर्मचारी, वो डिपार्टमेंट के जो सर्विस रूल है उस पोस्ट को भर्ती करने के लिए, उनमें वो दर्शाया जाता है। सभी डिपार्टमेंटों के रूल हैं। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए किन्हीं पोस्ट पर 2 साल होते हैं, किन्हीं पोस्टों पर 1 साल होता है। वो उनके जो सर्विस रूल हैं डिपार्टमेंट के, उनमें दर्शाया गया है। उसके अनुसार प्रोबेशन पीरियड काउंट किया जाता है और उस प्रोबेशन को सही रूप में क्लियर करना कि उसका वर्क एंड कंडक्ट एंड इंटेग्रिटी, ईमानदारी सही होनी चाहिए और उसका कामकाज सही होना चाहिए। असेसमेंट होगी तभी उसका आगे स्थायी रूप में परिवर्तन होगा। और उसके लिए प्रावधान किया गया है, पर्सन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। ये किसका होता है? जो रेगुलर बेस पर अपॉइंटमेंट की जाती है, अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भर्तियां होती हैं। कई जगह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी प्रावधान है बोर्ड कॉर्पोरेशन में, उन पर भी लागू होती है, लेकिन वर्तमान समय में वो सारे के सारे चेंज किए जा चुके हैं कि अब तो सारी अपॉइंटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस के द्वारा ही होंगी। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? पर्सन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस टू एनी पोस्ट शैल रिमेन ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मैंने बताया ना कि नई रिक्रूटमेंट के लिए 2 साल के हैं, एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर, जो कि 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंडेड अप टू 3 अर्थात 1 ईयर और बढ़ाया जा सकता है यदि उसके ट्रायल को हमने और बढ़ाना है। कंपिटेंट अथॉरिटी निर्धारित करती है कि इसका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। If appointed by direct recruitment and on probation for a period of 1 year if appointed otherwise। यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, अदरवाइज है, जैसे कि बाय प्रमोशन है, उसके लिए या कोई रेगुलराइजेशन हो रही है, पुरानी पोस्ट पे लगा हुआ है, वर्क चार्ज लगा हुआ है, डेली वेज लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस लगा हुआ है, वो उसको रेगुलराइज किया जाता है उसकी सर्विसेज को, तो उस मामले में कहने का अभिप्राय है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से अलग तौर पर जो भी अपॉइंटमेंट है उसका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का निर्धारित किया गया है। ये क्लियर करना अनिवार्य है, तभी उसका जो है ना स्थायी रूप में उसकी नौकरी मान्य होगी। नोट दिया है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड नेसेसरी ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है
कि प्रोबेशन क्लियर होने के पश्चात एम्प्लॉय के हक में कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो कंपिटेंट है, जिसने अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया, उसके द्वारा क्लियरेंस ऑफ प्रोबेशन का ऑर्डर जारी करना अनिवार्य है, नेसेसरी ऑर्डर जारी करवाए वहां से, वरना कभी भी वो संकट में ला सकता है एम्प्लॉय को। क्यों? जब उसके लियन का डिसीजन होगा उस समय संकट में आ सकता है, कन्फर्मेशन का डिसीजन होगा तब वो संकट में आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जिस किसी का भी प्रोबेशन पीरियड निकल गया है और वो प्रोबेशन क्लियर कर चुका है, तो वो अपने हक में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा नेसेसरी ऑर्डर क्लियरेंस ऑफ प्रोबेशन का जारी करवा के बाकायदा उसकी एंट्री अपनी सर्विस बुक में करा लीजिए। आगे दोस्तों आता है लियन। व्हाट इज लियन? लियन के बारे में आप डेफिनेशन देखेंगे। लियन के बारे में कहा गया है, डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन नंबर 50 पर है ये, सेकंड चैप्टर में। डेफिनेशन नंबर 50, लियन मीन्स द लियन एक्वायर्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर कंफर्मेशन अगेंस्ट ए रेगुलर पोस्ट। वो पीरियड जो कर्मचारी रेगुलर पोस्ट पर कन्फर्म होने के उपरांत बिताता है। रेगुलर अपॉइंटमेंट तो हो गई, लेकिन उस पोस्ट पे वो कन्फर्म नहीं हुआ। जिस पोस्ट पे वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के बाद कन्फर्म होता है, उस पोस्ट पर बिताया जाने वाला समय जो है वो लियन कहलाता है। कन्फर्मेशन से पहले वाला पीरियड लियन नहीं होता है। इस लियन के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, आगे आएगा। अभी लियन के बारे में बात थी, अब चल रहे हैं। क्या है लियन? ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस शैल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। कब होगा वो कन्फर्म? बता रहा है। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस शैल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड बी कन्फर्म्ड। जो प्रोबेशन पीरियड अपना पूरा सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेगा, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बी कन्फर्म्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओनली वंस इन सर्विस कैरियर। जो हमारे मैंने बताया 19 जुलाई 2016 से ये नए रूल लागू हैं। इनसे पहले जो रूल थे उसमें हर पोस्ट पे कन्फर्म होता था कर्मचारी, और जिस पोस्ट पे कन्फर्म हो जाता था उसका लियन वहां स्टैंड कर जाता था। अर्थात कर्मचारी अपनी सेवा काल के दौरान 3-3, 4-4 बार भी कन्फर्म होता रहता था। लेकिन यहाँ इस रूल में प्रावधान, नए रूलों में क्या कर दिया गया कि केवल एक बार, वंस इन हिज सर्विस कैरियर, पूरे सेवा काल में एक बार वो कन्फर्म होगा। कब? आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, ईदर 2 years और 1 year। अब दोनों बात आ गई इसमें। आगे क्या कहा? He shall acquire lien on that regular post of his first appointment and cease it to hold any lien previously acquired on any other post. अब लियन के बारे में, प्रोबेशन के बारे में 2 बार बताया ना कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर 2 साल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर प्रोबेशन पीरियड दैट शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years, और प्रमोशन पर 1 year दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years, 1 year मोर। ये सारे पीरियड को यदि सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो कर्मचारी कन्फर्म होता है। अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट पर कन्फर्म हो गया, उसके बाद फिर वो 10 साल के बाद दूसरी पोस्ट पे गया, तो वो पीरियड भी जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा तो उस पोस्ट पे वो कन्फर्म हो जाएगा। तो यही उसने कहा कि प्रोबेशन के बाद कन्फर्मेशन सीट के ऊपर जब रहता है बाद कर्मचारी, वो उसका लियन काउंट होता है। लियन का मतलब आगे और बातचीत करेंगे। कहता 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट बी कन्फर्म्ड अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली
against the same regular post at the same time। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सभी पोस्टें सैंक्शनड होती हैं और उसमें कुछ कन्फर्म्ड पोस्टें होती हैं, अर्थात जो नॉन प्लान में आती हैं। कुछ पोस्टें कन्फर्म नहीं होती, वो प्लान स्कीम में होती हैं। ये बजट का विषय है, फिर हम कभी अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि 2 कर्मचारियों को एक समय में एक पोस्ट पर, एक रेगुलर पोस्ट, सेम रेगुलर पोस्ट पर इकट्ठे 2 कर्मचारियों को कन्फर्म नहीं किया जा सकता। एक ही कर्मचारी एक रेगुलर पोस्ट के गेट कन्फर्म होगा। और ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट बी कन्फर्म्ड appointed substantively against 2 regular posts at the same time or against a regular post on which another government employee hold a lien। और एक कर्मचारी को, जैसे 2 कर्मचारियों को एक पोस्ट पे नहीं कन्फर्म किया जा सकता, इसी तरह से एक कर्मचारी को 2 पोस्टों पर भी कन्फर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरी पोस्ट पे कोई दूसरा कर्मचारी बैठा है। जब तक वो लियन नहीं छोड़ता तब तक दूसरी पोस्ट पे कर्मचारी को कन्फर्म नहीं किया जा सकता। अर्थात कहने का अभिप्राय है, एक कर्मचारी को एक पोस्ट पर ही कन्फर्म किया जा सकता है, 2 पोस्टों पर। नोट नंबर 1 में लिखा है, कन्फर्मेशन इज डिलिंक्ड फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट वैकेंसी इन कैडर। The temporary government employee who has completed probation period successfully on the regular post of his first appointment up to the date of notification of these rules shall be confirmed on such post by the competent authority। कि वो कच्चे कर्मचारी, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अस्थायी कर्मचारी who has completed probation period successfully, जिन्होंने प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, on the regular post of his first appointment अप टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल, अर्थात 19 जुलाई 2016 तक जिन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया गया था, शैल बी कन्फर्म ऑन सच पोस्ट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 19 जुलाई को जिन्होंने अपना वो प्रोबेशन क्लियर कर लिया था, वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कन्फर्म किए जाएंगे। नंबर 3 में कहा है, द टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग ऑन प्रमोशनल पोस्ट शैल आल्सो बी कन्फर्म्ड ऑन द प्रमोशनल पोस्ट और फीडर पोस्ट ऑफ विच ही हैज कंप्लीटेड प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली। टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि प्रमोशनल पोस्टों पे काम कर रहे हैं, शैल आल्सो बी कन्फर्म्ड, अर्थात जो प्रमोट किए जा चुके हैं और उन्होंने अपना प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, या फीडर पोस्ट पर या प्रमोशनल पोस्ट पर विच हैज कंप्लीटेड प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली, जिसका भी प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, फीडर पोस्ट का या प्रमोशनल पोस्ट का, उसी पोस्ट पर वो कंफर्म कर दिए जाएंगे। ऑन रिटर्न ऑफ ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू हिज parent cadre department, if no regular post on which he hold a lien is vacant, the junior most government employee in that cadre shall be। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट छोड़ करके दूसरे डिपार्टमेंट में बाय ट्रांसफर चला गया। उदाहरण के तौर पे कोई क्लर्क सेक्शन ऑफिसर बन जाता है और वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट ले लेता है, तो उसका जो फीडर पोस्ट थी क्लर्क की, उस पर उसका लियन स्टैंड करता है। और यदि वो सेक्शन ऑफिसर रहते किसी कारणवश वापस अपनी पुरानी पोस्ट पे आना चाहता है और आ जाए, तो क्या होगा? जब वो चला गया था उस दौरान उसका लियन किसी दूसरे को दे दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था उसको, क्योंकि वो परमानेंट था वहां पे। तो उस मामले में बताया गया है कि तो क्या होगा, ऑन विच ही होल्ड ए लियन इज वैकेंट, द जूनियर मोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन दैट कैडर शैल बी, क्या होगा, जो उसका जूनियर मोस्ट था, रिवर्टेड टू फीडर पोस्ट फ्रॉम विच ही वाज प्रमोटेड, जहां से वो प्रमोट हुआ था वहां उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, और या जो प्रमोट किया गया था उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। और टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इज अपॉइंटेड ऑन दैट पोस्ट बाय रिक्रूटमेंट,
या यदि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती किया गया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और सेंट बैक टू हिज पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट इफ अपॉइंटेड बाय ट्रांसफर, यदि वो ट्रांसफर से आया है तो उसको उसके डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाएगा। सीधा सा फार्मूला है। यदि कोई अपने लियन पर वापस आता है किसी भी कारणवश, तो जूनियर मोस्ट जो उसका है उस कैडर में पुराने में, उसको क्या करेंगे, रिवर्ट कर देंगे फीडर पोस्ट पे जहां से वो प्रमोट होकर बैठा था। या यदि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा ली गई है तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। या जिस डिपार्टमेंट से वो आया, यदि ट्रांसफर बेस पे आया तो वहां वापस भेज दिया जाएगा। टू अकोमोडेट परमानेंट एम्प्लॉय, उस परमानेंट एम्प्लॉय को अकोमोडेट करने के लिए उस ऐसा करना पड़ेगा। इफ हाउएवर if he himself is the junior most, he shall be reverted to the feeder post from which he was promoted। यदि वो खुद ही जूनियर है तो उसको क्या करेंगे, उसको पुरानी पोस्ट पे भेज देंगे जहां से वो प्रमोट हुआ था। तो ये लियन के बारे में था दोस्तों। आगे है कंफर्मेशन ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। जब सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है, पहले आदमी सर्विस में है, उसके उपरांत बाय प्रमोशन उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें कंफर्मेशन कैसे होगी। ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अ टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन द सेम और एनी अदर डिपार्टमेंट, ही शैल बी कंसीडर्ड फॉर कंफर्मेशन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ द पोस्ट सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। जिस दूसरे डिपार्टमेंट में भी यदि गया है, थ्रू प्रोपोर्शनल जाते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में वो प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद वहां पे उस पोस्ट पे वो कंफर्म हो जाएगा। On subsequent appointment of a permanent compliant to another post by direct recruitment or otherwise within the same or any other department, he shall have to, at the time of eligibility of confirmation on that post, exercise an option either to opt for his confirmation on the new post or to revert back to his previous post within a period of 3 months from the date of issue of the notice, following which it shall be deemed that he ought to be confirmed on the post of subsequent appointment। यदि वो किसी दूसरी पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा या बाय ट्रांसफर, अदरवाइज सेम डिपार्टमेंट में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में, सेम पोस्ट पर या किसी अन्य पोस्ट पर, यदि उसकी अपॉइंटमेंट होती है सब्सिक्वेंट, तो क्या होगा कि नई पोस्ट पर जब उसकी कंफर्मेशन की एलिजिबिलिटी बनेगी तो उसको नोटिस दिया जाएगा और वो ऑप्ट करेगा कि मैं इस नई पोस्ट पर कंफर्म होना चाहता हूं या मुझे मेरे पुराने लियन पर रिवर्ट कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए प्रीवियस पोस्ट पर। लेकिन ये कार्य नोटिस मिलने के, ये ऑप्शन नोटिस मिलने के 3 महीने के भीतर भीतर उसको देनी होगी, नहीं तो फेलिंग विच इट शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा कि उसने नई सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पर कंफर्म होना स्वीकार लिया गया है। आफ्टर द रिसीट ऑफ ऑप्शन ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ऑर्डर शैल बी इशूड अकॉर्डिंगली बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। और ऐसा होने की सूरत में कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ये भी कहा गया है, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल। तो अपनी ऑप्शन ध्यानपूर्वक दें कि मैंने सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पर अपना कंफर्मेशन लेनी है या मैंने अपना पुराना लियन लेना है, मेरे को फायदा कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि देखने में आता है, कैलकुलेशन करते हैं, जबकि नई पोस्ट पे तो मेरी प्रमोशन जब होगी उससे पहले मेरी पुरानी पोस्ट पे प्रमोशन हो जाएगी, जो कि मेरी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट से बड़ी पोस्ट है, बड़ा स्केल है, मेरे को वो एडवांटेजियस है, तो मुझे वहां जाना उचित रहेगा। तो इन बातों को अपने स्तर पर विचार करके किसी अच्छे ज्ञानवान कर्मचारी की सलाह लेकर के रूलों के अनुसार अपनी ऑप्शन दें ताकि आपका कोई अहित ना हो। On subsequent appointment of a permanent government employee in an organization under any government, the lien shall be maintained up to the date of probation period of the new post। और उसका लियन कब तक रिटेन करना है? जब तक कि वो नई पोस्ट पर कन्फर्म ना हो जाए, 2 साल अथवा 3 साल। हमें को सुनने को मिलता है ना, कहते 2 साल तक लियन रखना। कहाँ है लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड
क्लियर होने तक, अर्थात 2 साल का या एक्सटेंडेड 1 ईयर। आगे कहा है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज फ्रॉम अदर गवर्नमेंट शैल बी कंसिडर्ड अफ्रेश फॉर द पर्पस ऑफ कन्फर्मेशन। जब किसी दूसरी सरकार से बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या बाय ट्रांसफर इत्यादि से कोई आदमी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट होती है तो उसको नहीं मानना जाए, ताजी मानना जाए, फ्रेश माननी जाए कन्फर्मेशन के कार्य के लिए, कि उसको कन्फर्मेशन करना है, इसलिए वो नई पोस्ट माननी जाए, पुरानी ना माननी जाए उसको। आगे रिटेंशन ऑफ लियन की बात है। ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल रिटेन ए लियन ऑन ए रेगुलर पोस्ट वाइल, कब रख सकता है अपना लियन रिटेन, परफॉर्मिंग ड्यूटी ऑफ दैट पोस्ट, जब उस पोस्ट की ड्यूटी दे रहा है, अर्थात उस पोस्ट पे काम कर रहा है, तब तक उसका लियन सुरक्षित रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑन अपॉइंटमेंट टू अनदर पोस्ट, जब तक वो और प्रोबेशन पीरियड नहीं क्लियर करता नई पोस्ट का 2 या 3 साल का, तब तक उसका लियन रिटेन होगा। ऑन फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन और ट्रेनिंग, जब वो किसी ट्रेनिंग पर जाता है पोस्ट पे काम करते हुए, या डेपुटेशन पे जाता है दूसरे विभाग में, दूसरी सरकार में, या फॉरेन सर्विस में जाता है, तो उस मामले में उसका लियन रिटेन किया जाएगा। या वर्किंग ऑन ए टेन्योर पोस्ट, किसी परिस्थितियों में, किसी सर्कमस्टांसेस में वो किसी ऐसी पोस्ट पे चल जाता है जहाँ पे टेन्योर पोस्ट है, भाई ये पोस्ट 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, उसके बाद तो उस पोस्ट पे रहेगा नहीं, वो वापस आएगा, तो तब तक उसका लियन रिटेन रहेगा। और वो किस हालत में रिटेन रहेगा? ऑन लीव, जितने भी वो छुट्टियां अवेल करेगा उन छुट्टियों के दौरान उसका लियन रिटेन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अंडर सस्पेंशन, जब भी कर्मचारी या कोई अधिकारी सस्पेंड किया जाता है तो उसका लियन रिटेन होता है, वो उस पोस्ट पे रहेगा उसका लियन, अर्थात दूसरे किसी कर्मचारी को उसके लियन पर बिठाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अभी ये चैप्टर लंबा है, इसके कई वीडियो बनेंगे दोस्तों। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ध्यान पूर्वक सुना करें, बड़ा ध्यान से, बड़ी अच्छी और अद्भुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जो कि आपके सेवा काल के दौरान आपको बड़ी हितकारी होंगी, आपके लाभों को, आपके अधिकारों को सुरक्षित करेंगी, करने के आपको ज्ञान मिलेगा। और ये सारी बातें मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 के आधार पर उनको पढ़ करके ये आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और घंटी के बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मेरा प्रणाम, अगले वीडियो में फिर पुनः मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।